हेलो एवरीवन। तो ओसवाल पंप्स के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, सो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स हैं एंड कैसा आउटलुक लगता है इस कंपनी का। स्टॉक को अगर आप देखोगे तो बहुत सॉलिड ही रेटिंग हुई है इस स्टॉक के अंदर। लिस्ट हुआ था ये 600 700 के आसपास, उसके बाद लगभग 900 तक गया। अभी आप देखोगे बिल्कुल लो पे खड़ा है, 370 380 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब मोर देन 50-60% का डी रेटिंग हमको देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। और ये सारा कुछ क्यों हुआ है? ग्रोथ की वजह से नहीं, ग्रोथ अच्छी है इसलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं, कोई एक मैट्रिक हमको नहीं देखना। सारा प्रॉब्लम हुआ है बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की वजह से। तो जो इन्होंने गाइडेंस दिया था उसके बाद Q1 में, फिर Q2 में और इवन Q3 में भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई उसमें चीज़ें काफ़ी ख़राब लगी कंपनी के कैश फ्लो को लेकर के, वर्किंग कैपिटल को लेकर के। प्लस पीएम कुसुम 2.0 जो है उसको लेकर भी बीच में थोड़ा सा कंसर्न था। हालांकि अभी तो आई थिंक वो 31 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उस बीच में आप देखोगे उसको, उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि गवर्नमेंट करेगा स्टार्ट, नहीं करेगा, कितना एलोकेशन करेगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो उसी की वजह से चाहे इसका स्टॉक देखो, शक्ति पंप का स्टॉक देखो, बहुत ज़्यादा डी रेटिंग हुई दोनों स्टॉक्स के अंदर। सो अभी देखते हैं Q3 के नंबर्स इन्होंने सबसे पहले किस तरीके के रिपोर्ट करें। तो रेवेन्यू अगर हम देखें कंपनी का थर्ड क्वार्टर में 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। देख के ग्रोथ अच्छी लगती है, वाई 32% की ग्रोथ है। इबिट्टा में लेकिन सिर्फ 7% की ग्रोथ है। और क्यों? क्योंकि मार्जिन आप देखो लास्ट ईयर होते थे 31%, अब कितना हो गया 25.4% के आसपास, लगभग मोटा मोटा 6% का डिक्लाइन है कंपनी के इबिट्टा मार्जिन के अंदर। बहुत शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फिर फाइनेंस कॉस्ट इनका कम हुआ है क्योंकि आईपीओ उन्होंने किया था, सो डेट रीपे किया है, उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट आपका कम हुआ है। तो देखोगे आप पैट में थोड़ा बहुत मतलब इबिट्टा के कंपैरिजन में बेटर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्जिन्स आपका पैट लेवल पे, पीबीटी लेवल पे डिक्लाइन ही हुआ है। एक वो एडिशनल एक्सपेंस भी आ गया आपका, वो जो लेबर कोड है उसकी वजह से। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस है। फिर इसके बाद एक और जो चीज़ खराब लगती है कंपनी की वो है इनका रिसीवेबल डेज। सो रिसीवेबल डेज जो H1 में था, H1 ऑफ FY26 यानी कि Q2 में, उससे और ज़्यादा बढ़ गया, 138 से 157 डेज हो गया। इन्वेंट्री डेज, पेएबल डेज आपके लगभग सेम है, लेकिन जो रिसीवेबल डेज है इसमें और ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल 157 से 177 हो चुका है कंपनी का। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं इनके। अब इसमें सबसे पहली चीज़ हमको समझनी है कि मार्जिन्स जो हमको दिख रहा है 6% डिक्लाइन है, क्या वो कोई सीरियस कंसर्न है? नहीं, अभी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने पिछले क्वार्टर का जो इनका एनालिसिस किया था उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था। बल्कि मार्जिन वाले पार्ट पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ हूँ ओसवाल पंप को लेकर के, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया था कि Q3 में Q2 के कंपैरिजन में हमारे मार्जिन इंप्रूव होंगे। और एक्चुअली में देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आई थिंक 60 बेसिस पॉइंट का लगभग हमको मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखा है। तो 25% का इबिट्टा इन्होंने करा है Q3 के अंदर। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमको पता चल गया था कि वो जो आपके पीएम कुसुम स्कीम जो चल रही है उसमें कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलता है। तो वहाँ पे रियलाइजेशन जो है ना वो बहुत कम हो गया है। मतलब टेंडर के जो प्राइसेस पहले मिलते थे, अब क्योंकि नए प्लेयर्स आ गए हैं, लोकल प्लेयर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो उस वजह से रियलाइजेशन पे इंपैक्ट है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स पे ये हिट देखने को मिल रहा है। तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी मार्केट को ये पहले से गाइड किया हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस चीज़ से सरप्राइज होगा कि 6% डिक्लाइन है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कम्युनिकेट किया था। हाँ, अगर ये लेस देन 25% होता, अज्यूम करो जो Q2 में था वही सेम मार्जिन इस क्वार्टर में भी आते, तब मेरे लिए एक वो टेंशन वाली बात होती। बट अभी तो इन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दिया है। क्या कैश फ्लो को लेकर के कोई प्रॉब्लम है? नहीं। प्रॉब्लम मतलब कि ज़्यादा अब मतलब ज़्यादा और ऐसा नहीं लग रहा कि ख़राब हुआ है, क्योंकि ये चीज़ भी पहले से पता था। अभी अगर आप जो हमने लास्ट मंथ इनको डिस्कस किया था, जहाँ पे कोई रिसर्च कंपनी है, कुछ एलिगेशंस लगाए थे इन्होंने, उसमें इनका अगर आप इंटरव्यू वगैरह देखोगे, हमने भी डिस्कस किया था कि इन्होंने अपना जो कमेंट्री दिया है ना कैश फ्लो को लेकर के, वर्किंग कैपिटल को लेकर के, वो अभी भी कॉशियस है। मतलब मैनेजमेंट पहले से मान के चल रहा था कि Q3 में भी हमारे जो रिसीवेबल डेज हैं, कैश फ्लो है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ वो जीनियस बुक, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ उसमें वो बिजी थे। प्लस जो वो बैंक के साथ में जो वो फाइनेंसिंग करते हैं उसका भी पेमेंट अभी तक आया नहीं था। तो मैनेजमेंट ने अगेन इस वाले पार्ट पे भी मार्केट को पहले से क्लियर किया हुआ था कि थर्ड क्वार्टर में भी रिसीवेबल डेज हमारे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो वही हमको देखने को मिला। तो मतलब मार्जिन जैसा बोला था वैसा दिखा। रिसीवेबल डेज अगेन पहले से ही मार्केट को पता था, ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। दोनों चीज़ पे कोई कंसर्न नहीं लगता। जो थोड़ा बहुत जो डाउट लग रहा है और रिस्क लग रहा है वो इस बिजनेस को देख करके कि क्या इस साल का जो इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया था 50-60% का, क्या वो ये मैनेजमेंट कट करेगा कल कॉन कॉल के अंदर। क्योंकि इनका FY25 का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो आई थिंक 1430 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। इन्होंने इस साल का गाइडेंस दिया था 50 से 60% का, जिसका मतलब हुआ कि आप लगभग 2100 से 2200 करोड़ का रेवेन्यू करोगे FY26 के अंदर। अभी 9 मंथ्स में इन्होंने किया है 1550 करोड़ के आसपास। इसका मतलब फोर्थ क्वार्टर में कंपनी को मोटा मोटा 600 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा। यानी कि वाई लेवल पे अगर मैं देखूं तो 60-70% का ग्रोथ हो गया।
Q-on-Q लेवल पे अगर मैं देखूं तो 20% का ग्रोथ, मतलब फोर्थ क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में 20% का ग्रोथ। तो ये जरूर एक रिस्क हो सकता है कि शायद गाइडेंस को ये कट कर दें जो उन्होंने पहले 50-60% का दिया था, वो एक है। बाकी तो अगर आप मार्जिन पे देखोगे या ये वर्किंग कैपिटल हो, रिसीवेबल डेज हो, तो जैसा इन्होंने गाइडेंस दिया था वैसा ही हमको इसमें एग्जीक्यूशन देखने को मिला है। पीएम कुसुम को लेकर के जो एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन मार्क था, कंसर्न था, वहाँ पे तो क्लैरिटी आ चुका है। आई थिंक 31 मार्च से वो पीएम कुसुम 2.0 स्टार्ट होने वाला है, तो उसको लेकर के अभी टेंशन नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जैसे इनकी मैनेजमेंट है, शक्ति पंप की मैनेजमेंट है, इनका कहना था कि हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो 2.0 स्कीम होगा उसमें हमारे वर्किंग कैपिटल को आप थोड़ा सा इंप्रूव करो, हमारा जो कैश आप ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रखते हो 6 मंथ्स तक, जो 10% के आसपास कैश होल्ड करती है गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट में बैंक गारंटी वो वहाँ पे अप्रूव करें ताकि इनका कैश रिलीज हो जाए, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो और अपने बिजनेस को कंपनी सस्टेनेबली ग्रो कर पाए। तो ये सारे इन्होंने रिक्वेस्ट करे थे। अब वो अप्रूव हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या उस पर टर्म कंडीशन है, ये तो हमको कल कॉन कॉल के अंदर पता चलेगा। तो ये ओवरऑल पिक्चर है ओसवाल पंप का। कहने का मतलब क्या है कि मतलब वैल्यूएशन आप देखोगे डी रेटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, 12 के आसपास का पी है स्टॉक का। अगर ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा ना कट करे, मतलब ठीक है 50-60% पॉसिबल नहीं है, अगर बिजनेस 25-30% पे भी ग्रो कर पाता है सस्टेनेबली, और दूसरा मेन डिपेंड करता है कि मार्जिन और वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या आउटलुक देते हैं, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से मतलब डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन ये जो लेकिन वाला जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब इन्होंने लास्ट ईयर भी गाइडेंस अच्छा दिया था लेकिन पूरा साल खराब गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट साउंड करता है अपने वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो को लेकर के, और दूसरा मार्जिन की ट्रेजेक्टरी को लेकर के। क्योंकि पूरा अगर आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री देखोगे ना, जो भी इस कंपनी को ट्रैक करते हैं, पूरी इस इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं, सबका कहना है कि शक्ति पंप, ओसवाल पंप, इनके जो बेस्ट मार्जिन थे वो अब मतलब जा चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आने वाले 3-4 ईयर्स के अंदर इन बिजनेस में ग्रोथ तो रहेगी, मतलब 20-25-30% से ये बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन की ट्रेजेक्टरी इनके लिए ना डाउनवर्ड ही रहेगी। मतलब ये जो 30% का मार्जिन बनाते थे, शक्ति पंप अपना 24-25% का बिट्टा मार्जिन ले गया था, वो अब पास्ट है। इन दोनों के मार्जिन यहां से नीचे की तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको टॉप लाइन की ग्रोथ देखने को मिलती है मान लो 25-30%, जो अर्निंग ग्रोथ है ना इनकी, वो इससे कम ही रहेगी, माइट बी 15%, 20%, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कितना ज़्यादा मार्जिन ये वहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। हालांकि इन दोनों के पास में एक एडवांटेज क्या है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो नए प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं और जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनके अगेंस्ट में ये दोनों प्लेयर काफ़ी डीपली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो कॉस्ट कटिंग के ऊपर इनका कंट्रोल अच्छा है, यानी कि मार्जिन हिट ये ले सकते हैं, पर पॉइंट ये है कि ओवरऑल बिजनेस के मार्जिन की ट्रेजेक्टरी नीचे ही रहेगी। तो उस पॉइंट से हमको इसको देखना है कि अगर मुझे प्ले करना भी है तो ये सारी चीज़ें मुझे कंसिडर करके चलना है। बाकी मेन डिपेंड करता है कि कल कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट मार्जिन के ऊपर और दूसरा कैश फ्लो के ऊपर क्या आउटलुक देता है। ग्रोथ को लेकर के अगेन मैं इतना कंसर्न नहीं हूं, क्योंकि 12 का पी है। अगर ये होता ना कि 50 का पी चल रहा है या 40 का पी चल रहा है और फिर मैनेजमेंट गाइडेंस को घटा दे 50-60% से, मान लो बोल दे 25-30%, तब मेरे लिए कंसर्न है कि डी रेटिंग और हो सकती है। लेकिन 12 का पी है, अगर आप अपने बिजनेस को 25-30% पे भी ग्रो करते हो, जो कि ये कर सकते हैं, बेस छोटा है, लेकिन फिर साथ में आपको मार्जिन कितना हद तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैश फ्लो आपका कब तक पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें कब नॉर्मलाइज होगी, तो वो उसको लेकर के ज्यादा कंसर्न है। ग्रोथ आराम से ये दोनों बिजनेसेस 20-25% पे कर सकते हैं, तो गाइडेंस कट भी करे मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेन मुझे देखना है मार्जिन का और कैश फ्लो का, उन दोनों का मैनेजमेंट क्या आगे का ट्रेजेक्टरी दिखता है। तो कल कौन कौन है फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।